हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू सरल क्लासेस। आइए इस वीडियो में हम करेंगे कक्षा 11वीं फिजिक्स के प्रश्न बैंक का सॉल्यूशन। अध्याय 15 करेंगे वेव। इस पार्ट का हम सॉल्यूशन यहाँ पर करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम इसके ऑब्जेक्टिव टाइप के जो क्वेश्चन इसमें दिए गए हैं उनका हल करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सही विकल्प प्रश्न दिए गए हैं। हमें सही विकल्प चुनकर हमें यहाँ पर बताना है। सबसे पहला जो क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है वह है कि ध्वनि तीव्रतम चलती है, यानी कि जो ध्वनि की चाल है वो सबसे ज़्यादा किस में होती है। ऑप्शन दिया गया है वायु में होती है, जल में होती है, निर्वात में होती है या फिर स्टील में होती है। हम जो ध्वनि है उसकी जो चाल है उसके बारे में हम यहाँ पर थोड़ा सा समझ लेते हैं कि ध्वनि की चाल जो है किस प्रकार से आगे बढ़ती है। आपको ध्यान रहे जो ध्वनि की चाल होती है, ध्वनि की जो चाल होती है ये ठोसों में सर्वाधिक होती है। ठोसों में क्या होती है ये, इसकी जो चाल होती है ये ध्वनि की चाल इसमें सर्वाधिक होती है। उसके बाद हम बात करते हैं द्रव में। तो द्रव में जो ध्वनि की चाल होती है साधारण होती है, यानी कि सामान्य होती है, न कम होती है न ज़्यादा होती है। और यदि हम गैसों की बात करें तो गैसों में इनकी जो चाल है यानी कि ध्वनि की जो चाल है ये सबसे कम होती है, यानी कि न्यूनतम होती है। और ध्यान रहे जो लोहा होता है इसमें इसकी जो चाल है वो सबसे ज़्यादा होती है। लोहे में जो ध्वनि की चाल होती है वो सबसे ज़्यादा होती है। लगभग होती है ये 5130 मीटर प्रति सेकंड। उसके अलावा हम द्रव यानी कि जल की बात कर लेते हैं। तो जल में यह होती है लगभग 1450 मीटर प्रति सेकंड। वायु में और वायु में हम इसकी बात करें तो वायु में इसकी चाल होती है 332 मीटर प्रति सेकंड। तो यहाँ से हम देख सकते हैं जो स्टील है, लोहा है, उसमें सर्वाधिक हुई, यानी कि ठोस में सबसे ज़्यादा होती है। द्रव यानी कि जल हमने लिया तो यहाँ साधारण है, सामान्य है 1450 मीटर प्रति सेकंड। और वायु में सबसे कम होती है 332 मीटर प्रति सेकंड इसके अकॉर्डिंग, है ना। ये तीनों चाल हमने यहाँ पर लिखी हुई है तीनों माध्यम में। लोहे में इतनी होती है, जल में इतनी होती है, वायु में इतनी होती है। तो आप यहाँ पर समझ सकते हैं खुद ही कि सिंपल सा एक कॉन्सेप्ट हम समझें तो सघन माध्यम जो होता है उसमें इसकी चाल सबसे ज़्यादा होती है और जो विरल माध्यम होता है उसमें ध्वनि की चाल सबसे कम होती है। तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पर स्टील जो है ये ठोस माध्यम है, तो इसमें इसकी जो चाल है वो सर्वाधिक हो जाएगी। तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा स्टील। सेकंड क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि ध्वनि की चाल निर्भर करती है, कि ध्वनि की जो चाल होती है वो किस पर निर्भर करती है, आर्द्रता पर, ताप पर, दाब पर या उपयुक्त सभी पर। तो जो ध्वनि की चाल होती है वो इन तीनों ही कारकों पर निर्भर करती है। आर्द्रता पर भी करती है, ताप पर भी करती है और दाब पर भी करती है। इस कारण से इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद है अगला प्रश्न, एक तनी हुई डोरी, कौन सी डोरी है ये, तनी हुई डोरी का तनाव बढ़ाकर 4 गुना कर दिया जाता है। तनाव कितना कर रहे हैं हम, 4 गुना कर रहे हैं। तो उसमें अनुप्रस्थ तरंग की चाल कितनी हो जाएगी। तो इसमें जो अनुप्रस्थ तरंग की चाल है ऑप्शन दिया गया है 4 गुनी हो जाएगी, 8 गुनी हो जाएगी या 2 गुनी हो जाएगी या आधी हो जाएगी। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर स है, 2 गुनी हो जाएगी। चौथा है यहाँ पर कलांतर तथा पथांतर में क्या संबंध होता है ये हमें बताना है। तो यहाँ पर इस संबंध को हम अभी हाल इसका सही आंसर प्राप्त कर लेंगे। इस संबंध को हम सही लिखने का प्रयास करते हैं कि कलांतर और पथांतर में क्या संबंध होता है। तो देखिए जो कलांतर होता है वो बराबर होता है 2 पाई/लैम्डा इंटू पथांतर। ये होता है यहाँ पर क्या होता है कि कलांतर बराबर 2 पाई/लैम्डा इंटू पथांतर। तो देखिए जो कलांतर होता है इसको हम डेल फाई से रिप्रेजेंट करते हैं और जो पथांतर होता है इसको हम डेल एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं। 2 पाई जो लेमडा है वो एज इट इज़ है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं इस प्रकार का
यहाँ पर क्या दिया हुआ है, कौन सा ऑप्शन है, तो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ देखें, डेल फाई बराबर 2 पाई/λ इंटू डेल एक्स, ये यहाँ पर दे रखा है। फर्स्ट ऑप्शन ही इसका जो आंसर है वो करेक्ट हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन। बाकी ऑप्शन हम देख लेते हैं। यहाँ पर डेल फाई बराबर 2x इंटू लेमडा डेल एक्स है, तो ऐसा नहीं होता है। थर्ड है डेल फाई बराबर 2 पाई λ/डेल एक्स, ये भी नहीं है। और डेल फाई बराबर पाई इंटू डेल एक्स बटे लेमडा, तो ये भी नहीं है। सही आंसर ऑप्शन नंबर इज राइट हो गया। उसके बाद पांचवा प्रश्न यहाँ पर पूछा है हमसे। पांचवा प्रश्न क्या पूछा, देखिए, दो तरंगों की तीव्रताओं का अनुपात 9:25 से इनके आयामों का अनुपात होगा। तो ध्यान रहे, तीव्रता और आयाम जो होता है किसी तरंग का, उसमें संबंध होता है कि तरंग की जो तीव्रता होती है वो आयाम के वर्ग के अनुक्रमानुपाती होती है। क्या होती है, कि जो तीव्रता होती है वो उसके आयाम के वर्ग के अनुक्रमानुपाती होती है। यहाँ पर दो तरंगे दी गई है, उनकी तीव्रताएं I1 I2 दे रखी है। I1:I2 दे रखा है, कितना दे रखा है, 9:25 दे रखा है। हम यहाँ पर इसको a² के रूप में लिखते हैं, तो a² के रूप में कैसे लिखेंगे, 9 को कैसे लिख सकते हैं हम, तो इसको हम 9 को लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर, क्योंकि 3 का स्क्वायर क्या होता है, 9 होता है। तो 3 का स्क्वायर ऐसा लिख सकते हैं। और 25 को क्या लिख सकते हैं हम, 25 को लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर। तो ये आ गया A1 और A2, है ना, स्क्वायर में है। तो हम क्या बोलेंगे कि A1 अनुपात A2 कितना हो गया, ये हो गया 3:5 हो गया। कितना हो गया ये, 3:5। तो यहाँ पर ऐसा सही आंसर ऑप्शन नंबर है। एक खाली बर्तन में जल भरा है, यानी कि एक खाली बर्तन जल से भरा जा रहा है। बर्तन से आने वाली ध्वनि की आवृत्ति प्रश्न नंबर 7 यहाँ पर पूछा गया है कि अप्रगामी तरंगों में दो क्रमागत निस्पंदों के बीच की दूरी कितनी होती है। ऑप्शन में है लेमडा, λ/4, λ/2, 2 तो यहाँ पर सही आंसर है λ/2, ऑप्शन स इसका करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद हम और देखते हैं यहाँ पर इसके ऑब्जेक्टिव। रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है हमें। पहला है यहाँ पर बहुत कम अंतर की दो आवृत्तियों की तरंगे एक साथ संसूचित की जाती है तो खालिस्तान उत्पन्न होता है। तो देखिए, जब दो आवृत्तियों की ऐसी तरंगे एक साथ संसूचित की जाती है, इकट्ठी की जाती है, जिनमें अंतर बहुत ही कम होता है, तो उनमें विस्पंद उत्पन्न हो जाता है। क्या उत्पन्न हो जाता है, विस्पंद उत्पन्न हो जाता है। तो आपको यहाँ पर लिख देना है विस्पंद। क्या लिखना है, विस्पंद यहाँ पर लिख देना है। उसके बाद व्यतिकरण की घटना में खालिस्तान संरक्षण का नियम लागू होता है। तो जो व्यतिकरण की घटना होती है उसमें ऊर्जा संरक्षण का नियम लागू होता है। ध्वनि तरंगे खालिस्तान में गमन नहीं कर सकती। जो ध्वनि तरंगे होती है वो निर्वात में गमन नहीं कर सकती। क्यों नहीं कर सकती है, क्योंकि ध्वनि तरंगों को गमन करने के लिए माध्यम की आवश्यकता पड़ती है। निर्वात में कोई ऐसा माध्यम उपस्थित नहीं होता है, तो ये वहाँ पर गमन नहीं कर सकती है। उसके अलावा चौथा प्रश्न यहाँ पर कि 0 डिग्री सेल्सियस ताप पर सामान्य दाब तथा सामान्य दाब पर वायु में ध्वनि का वेग खालिस्तान मीटर प्रति सेकंड होता है। तो अभी हाल हमने देखा था कॉन्सेप्ट यहाँ पर कि जो ध्वनि का चाल होता है, ध्वनि की जो चाल होती है, ध्वनि का जो वेग होता है वो होता है 332 मीटर प्रति सेकंड का होता है। वेग कितना होता है, 332 मीटर प्रति सेकंड का होता है।
आवर्तकाल के व्युत्क्रम को खालिस्तान कहा जाता है। जो आवर्तकाल होता है उसके व्युत्क्रम को हम आवर्ती बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आवृत्ति इसको बोला जाता है। उसके बाद है एक वाक्य या शब्द में उत्तर। तो तरंग द्वारा किस भौतिक राशि का संचरण होता है? तो तरंग के माध्यम से ऊर्जा का स्थानांतरण होता है। क्या होता है? ऊर्जा का स्थानांतरण होता है या ऊर्जा का संचरण होता है, एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजने के काम आता है। अप्रगामी तरंग बनने के लिए आवश्यक प्रतिबंध क्या है? तो आवश्यक प्रतिबंध है कि जो माध्यम होता है वो संबद्ध होना चाहिए या बद्ध माध्यम उसके लिए होना चाहिए। फिर है बंद ऑर्गन पाइप में किस प्रकार के सन्नादी या सन्नादी प्राप्त होते हैं? तो बंद ऑर्गन पाइप में हमें केवल विषम सन्नादी प्राप्त होते हैं। केवल विषम सन्नादी यहाँ पर प्राप्त होते हैं। और लास्ट है कि सम सन्नादी क्या होते हैं? विषम सन्नादी क्या होते हैं? तो वे स्वर, ये एक डेफिनेशन है कि वे स्वर जिसकी आवृत्ति या जिनकी आवृत्ति, वे स्वर जिनकी आवृत्ति मूल आवृत्ति की समगुणक होती है। क्या होती है? समगुणक होती है, समसनादी कहलाते हैं। तो इस प्रकार से इसके जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे यहाँ पर कंप्लीट हो जाते हैं।